नमस्कार बच्चों, मैं दिनेश राय अपने YouTube चैनल राय सर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे विभव के बारे में। विभव क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को हम समझने का प्रयास करते हैं। माना कि यह एक पानी की टंकी है, एक दूसरी पानी की टंकी है, दोनों में हमने पानी भर दिया, दोनों ही टंकियों में पानी भर देते हैं। टंकी ए में पानी का तल उच्च है और टंकी बी में पानी का तल निम्न है। यदि इन दोनों को एक क्षैतिज नली के द्वारा जोड़ दिया जाए तो क्या होगा बेटे? पानी का प्रवाह उच्च तल से निम्न तल की तरफ होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों का तल बराबर ना हो जाए। जैसे ही तल बराबर होता है तो फिर पानी का प्रवाह बंद हो जाता है। किसका प्रवाह हो रहा है? प्रवाह पर आपको ध्यान देना है। प्रवाह होता है बेटे पानी का, जबकि बराबर क्या होता है? दोनों का बराबर क्या होता है? दोनों का तल। यहां गौर करने वाली बात है, तल बराबर हो जाएगा। जैसे ही तल बराबर हो जाता है फिर द्रव का प्रवाह या पानी का प्रवाह बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं दो वस्तुओं की, दो चालक वस्तुओं की। एक वस्तु का टेम्परेचर है माना कि 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरी वस्तु का टेम्परेचर है माना कि 50 डिग्री सेल्सियस। ये दो वस्तुएं हैं। अब इन दोनों वस्तुओं को हम भौतिक संपर्क के द्वारा भी जोड़ सकते हैं और ये बिना भौतिक संपर्क के भी जुड़ सकती हैं। इनके लिए भौतिक संपर्क होना जरूरी नहीं है, लेकिन समझने की दृष्टि से हमने इनका भौतिक संपर्क कर दिया। अब इसमें क्या होगा बेटा? दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। यहां पर भी एक चीज का प्रवाह होगा और एक चीज बराबर होगी। अब आपको ध्यान देना है बराबर क्या होगा और प्रवाह किसका होगा। तो इसमें बेटा प्रवाह होगा ऊष्मा का। और कब तक होगा ऊष्मा का प्रवाह? जब तक कि दोनों का ताप बराबर ना हो जाए, अर्थात बराबर होने वाली जो क्वांटिटी है वो क्या है? ताप है। प्रवाह किसका होगा? ऊष्मा का। यहां प्रवाह किसका होगा? जल का। बराबर क्या होगा? तल, अर्थात इसमें जल बराबर नहीं होगा और यहां पर ऊष्मा बराबर नहीं होगी। बराबर होने वाली क्वांटिटी है टेम्परेचर या ताप। अब हम तीसरी और इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं, जिससे हमें इसको समझने में हमें सुविधा हो जाएगी, विभव को समझने में सुविधा हो जाएगी। तो फिर से एक बात देख बेटे कि यह दो चालक हैं ए और बी। दो चालक हैं ए और बी। चालक ए को हमने प्लस आवेश से आवेशित किया, चालक बी को भी प्लस आवेश से आवेशित किया। अब दोनों को हमने संपर्क में करा, किसी भौतिक साधन के माध्यम से दोनों को आपस में संपर्क में रख दिया। चालक ए और चालक बी को संपर्क में रखा। अब इनमें क्या होगा? इनमें भी किसी चीज का प्रवाह होगा और इसमें भी एक चीज बराबर होगी। तो प्रवाह होने वाली जो राशि है उस पर हम बात करेंगे और बराबर होने वाली राशि पर बात करेंगे। प्रवाह होगा बेटा इसमें आवेश का, प्रवाह होगा आवेश का, और बराबर होने वाली जो राशि है उसी राशि को कहा जाता है विभव या स्थिर विद्युत विभव। जिस प्रकार से पहली कंडीशंस में यदि तल बराबर है तो जल का प्रवाह नहीं होगा, दूसरी कंडीशंस में यदि ताप बराबर है तो ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। इसी प्रकार से इसमें आवश्यक शर्त है कि यदि दोनों का विभव ऑलरेडी पहले से ही बराबर है तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। आवेश ना तो ए से बी की तरफ जाएगा और ना बी से ए की तरफ जाएगा। तो इस राशि को जो बराबर होती है उसी राशि को कहा गया है क्या? विभव कहा गया है। अब आगे चल के हम इसमें स्टेप बाय स्टेप विभव को समझने का और अधिक प्रयास करेंगे, विभव की संकल्पना को समझने का प्रयास करेंगे। यह एक अदिश राशि है, विभव एक अदिश राशि है। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी और यह निर्भर करती है आवेश के ऊपर निर्भर करती है। यदि धन आवेश है तो विभव धनात्मक होता है, यदि ऋण आवेश है तो बेटा विभव भी ऋणात्मक होता है। जैसा आवेश होता है उसी नेचर का विभव होता है। यह एक अदिश राशि है और इसका जो
इसकी जो दिशा है उसके बारे में हम कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि यह एक अदिश राशि है। यह निर्भर करती है आवेश की प्रकृति पर निर्भर करती है। जिस प्रकार से हम किसी स्थान पर उस स्थान की ऊंचाई का निर्धारण कैसे करते हैं, उस स्थान की ऊंचाई का निर्धारण निकटवर्ती समुद्र के तल से करते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा, किसी रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, प्लेटफार्म पर एक पीले कलर का पत्थर लगा रहता है, उस पर सुजानपुर लिखा है, भोपाल लिखा है, इंदौर लिखा है या कोई दूसरा शहर लिखा है। तो आप लोग गौर करना, वहां लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई अर्थात किसी भी स्थान की ऊंचाई का निर्धारण समुद्र के तल से करते हैं, निकटवर्ती समुद्र के तल से करते हैं। समुद्र के तल को बेटा शून्य माना जाता है, शून्य है समुद्र का तल। यदि कभी आपके जीवन में अवसर आता है मुंबई जाने का, चेन्नई जाने का, तो यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है समुद्र तल के लगभग पास में, ज्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर जो ऊंचाई आप कभी देखोगे प्लेटफॉर्म पर, तो 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर के लगभग आपको लिखा हुआ मिलेगा। और यदि किसी अन्य शहर में देखेंगे तो लिखा रहता है 440 मीटर ऊपर या ऊंचाई पर। तो ये समुद्र तल से किसी शहर की ऊंचाई है। निकटवर्ती समुद्र के स्थान से उस शहर की ऊंचाई का निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार किसी वस्तु के विभव का निर्धारण करते हैं पृथ्वी के विभव से। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है, पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है, समुद्र के तल को शून्य माना जाता है। अब अगर किसी वस्तु का विभव पृथ्वी से अधिक है तो वह वस्तु उच्च विभव पर होती है, और यदि किसी वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से कम है तो वह वस्तु बेटा निम्न विभव पर मानी जाती है। अब हम विभव की परिभाषा का अध्ययन करते हैं। कैसे हम विभव की परिभाषा गणितीय रूप में पढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। माना कि किसी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है, तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र के बाहर के प्रत्येक बिंदु को आपको याद होगा अनंत कहा जाता है। अनंत पर हम परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं, धन आवेश की कल्पना करते हैं, पॉजिटिव Q0 चार्ज की कल्पना करते हैं। और यदि धन आवेश को, पॉजिटिव Q0 चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक हम लाना चाहते हैं, तो चूंकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, प्लस Q0 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना है, तो क्या ये स्वतः यानी कि अपने आप आ जाएगा? नहीं आएगा। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि हम प्लस Q0 आवेश को किसी बिंदु तक लाना चाहते हैं, माना कि वह बिंदु है बेटा 3, तो ऐसा करने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। यदि प्लस Q0 चार्ज को हम अनंत से बिंदु नंबर 2 तक लाना चाहते हैं, तो पहले की तुलना में अधिक कार्य करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम अनंत से किसी अन्य बिंदु 1 तक लाना चाहते हैं तो और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि प्लस, दोनों में ही प्लस आवेश है, अतः प्रतिकर्षण बल के कारण प्लस Q0 आवेश दूर दिशा में जाने का प्रयास करेगा, हम इसको पास में लाना चाहते हैं, अतः प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, माना कि W है, माना प्लस Q0 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। सपोज दैट इट इज W कार्य किया गया। अब यहां बेटा बात करते हैं एकांक धन आवेश की।
एकांक धन आवेश को बाकी की लैंग्वेज सेम एज इट इज रहेंगी। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एकांक धन आवेश को पॉजिटिव यूनिट चार्ज, बाकी लैंग्वेज सेम एज इट इज रहेगी। और ये कैसा होगा बेटा, ये क्यू नॉट डिवाइड में चला जाएगा। तो ये जो परिभाषा बन रही है ये विभव की परिभाषा है, अर्थात एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। इसका मतलब है ये जो मैंने लिखा है W/Q0 यही विभव की परिभाषा है। सो दैट W/Q0 V = W/Q0, दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव का सूत्र हो गया किसी बिंदु पर। अब वो बिंदु 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3। हाँ, अंतर जरूर है कि 3 का विभव कम होगा, जैसे जैसे हम निकट आएंगे तो विभव का मान अधिक होता जाएगा। 2 का विभव अधिक है, 1 का विभव कम है। अलग अलग बिंदुओं पर विभव अलग अलग होगा। तो माना कि बिंदु 1 को मैंने A से लिखा तो बिंदु A हो जाएगा, 2 को बेटा मैंने बिंदु B से लिखा, तो क्या इन दोनों के बीच में विभवांतर हो सकता है? क्योंकि ये 2 अलग अलग बिंदु हैं, A का विभव अधिक है, B का विभव कम है, तो इनके बीच में 100% विभव में अंतर होगा, जिसे कहा जाएगा विभवांतर। लेकिन इसकी परिभाषा किस प्रकार से हम देते हैं, तो हम बेटा यहाँ अनंत को रिप्लेस कर देते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अनंत की जगह क्या लिखेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य माना कि W है। तो एकांक को लाने में किया गया कार्य फिर से यही आएगा W/Q0, लेकिन अंतर क्या होगा, अब V के रिप्लेस में लिखेंगे बेटा VA - VB, बाकी सेम एज इट इज रहेगा W/Q0। बस ये फार्मूला और इसमें क्या डिफरेंस है, यह विभव को व्यक्त करता है और ये 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर को व्यक्त करता है। अब इसका मात्रक क्या होना चाहिए दोनों का ही, तो चूंकि हम जानते हैं कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, अतः SI पद्धति में विभव का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, जिसे हम कहते हैं वोल्ट। SI पद्धति में विभव का मात्रक हो जाएगा वोल्ट। CGS पद्धति में वोल्ट के स्थान पर स्थित वोल्ट हो जाएगा, स्टेट वोल्ट हो जाएगा। जूल के स्थान पर आप अर्ग का प्रयोग करेंगे और कूलाम के स्थान पर स्थित कूलाम का प्रयोग करेंगे। और आप जूल के स्थान पर अर्ग का प्रयोग करें, कूलाम के स्थान पर स्थित कूलाम का, और फिर हम वोल्ट को स्थिर वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब हम इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं बेटे, और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक स्थापित करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक हमने सामान्य सूत्र की बात की विभव के। विभव का सामान्य सूत्र हमने क्या देखा, V = W/Q0। अब हम अगला प्रश्न पढ़ने वाले हैं, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। बच्चों हम बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा। डायग्राम पर बात करते हैं। बिंदु O पर प्लस Q आवेश की कल्पना करते हैं। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, वर्क डन टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। मतलब हमें वर्क करना पड़ेगा अनंत से किसी बिंदु तक लाने में। अनंत से हम इस बिंदु तक लाने में एकांक धन आवेश को जितना कार्य करेंगे वही उस बिंदु का विभव होगा। अब हमें बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम बेटा कल्पना करते हैं, एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। अल्पांश में 2 बिंदु होते हैं A और B, लेकिन ये दोनों बिंदु अत्यंत निकट होते हैं, जिसे कहा जाता है अल्पांश, स्मॉल सेगमेंट। ये दोनों बिंदु तो 2 है बेटे, लेकिन इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, रिप्रेजेंटेड बाय dx। तो बिंदु O से x दूरी पर ध्यान देने वाली बात है कि बिंदु 2 हैं, लेकिन हम जब किसी
अन्य बिंदु से इसकी तुलना करते हैं तो दोनों को लगभग एक मान लेते हैं, अर्थात अल्पांश में बिंदु दो है लेकिन ओ से दोनों की लगभग दूरी समान है, माना कि x है, यद्यपि दोनों के बीच की दूरी है dx। अब एक परीक्षण आवेश प्लस q नॉट, इसको अभी हमने b पर सपोज किया, यदि b से इसको यहां तक लाना चाहें तो हमें अल्प कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यह दूरी बहुत कम है, अल्प कार्य, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमें संपूर्ण कार्य करना पड़ेगा अनंत से किसी बिंदु तक लाने में। तो वो बिंदु कौन सा है? P है। संक्षेप में एक बार और सुने कि माना बिंदु O पर प्लस q आवेश रखा है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु O से x दूरी पर dx लंबाई के एक अल्पांश AB की कल्पना करते हैं और अल्पांश AB पर बिंदु आवेश परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। तो क्या दोनों में बल लगेगा और उस बल की दिशा क्या होगी? समान आवेश है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अतः यही लगने वाले बल की दिशा होगी और साथ में बेटे यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा होगी, क्योंकि जिस दिशा में बल लगता है वही दिशा होती है तीव्रता की। तो इनके बीच में कितना बल लगेगा और हम बल क्यों निकालें? क्वेश्चन इज क्यों निकाले बल? बिकॉज हमें कैलकुलेशन करना है V = W/Q0। इस फार्मूले के थ्रू विभव ज्ञात करते हैं। अब विभव को हल करने के लिए हम किसको हल करते हैं? W मतलब कार्य को, और हम जानते हैं कार्य बराबर बेटे क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, ये कार्य का सूत्र है। अतः विभव को हल करने में कार्य को हल करेंगे और कार्य को हल करने में हमें जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी बल की। तो बल किन के बीच में लगेगा? दो आवेश प्लस q और प्लस q0, इनके बीच में कितना बल लगेगा? कूलॉम के नियम से इसको हम लिखते हैं F बराबर 1/4πε0 k। Q1 का काम कर रहा है Q एंड Q2 का काम करेगा Q0। बीच की दूरी बड़े ध्यान से देखना, आपको दूरी r नहीं लिखना है। O से अल्पांश की दूरी कितनी है बेटे? x है, तो यहाँ पर दूरी का स्क्वायर मतलब x² आएगा। आप यहाँ गलती कर सकते हैं, बड़े ध्यान से देखें कि r जो दूरी है वो O से P की है, जबकि हमें O से अल्पांश की दूरी जहां पर हमने कल्पना की है Q0 की, वहां तक की दूरी का कैलकुलेशन करना है, सो इट इज x। अब माना कि Q0 को B से A तक लाना है, तो ऐसा करने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा और वो भी बहुत कम अल्प कार्य, बिकॉज द डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। प्लस Q0 आवेश को B से A तक लाने में किया गया अल्प कार्य, और हम जानते हैं कि कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है? बल इंटू विस्थापन होता है बेटा, लेकिन आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो F इंटू डी वेक्टर लगा के सॉल्व करेंगे, फिर F इंटू डी को हम नॉर्मली लिखेंगे तो हो जाएगा बेटा F इंटू डी cos थीटा हो जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ समझ लें, फिर इधर अपन डायरेक्ट पढ़ेंगे। थीटा का मतलब होता है बल और विस्थापन के बीच में कोण। तो चूंकि हम प्लस Q0 आवेश को B से A तक लाना चाहते हैं, ये दिशा है विस्थापन की, जबकि बल की दिशा हम देखते हैं तो A से B की तरफ है। विस्थापन की दिशा कहाँ है बेटे? B से A लाना है, और बल की दिशा A से B की तरफ। क्यों? क्योंकि दोनों में लगेगा प्रतिकर्षण, अर्थात दोनों के बीच में जो कोण बनेगा थीटा का मान कितना होगा बेटा? 180 डिग्री होगा। सो दैट cos 180 यहाँ रखोगे तो उसका मान कितना होता है? -1 होता है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। अल्प कार्य dW = F इंटू D। अब D के रिप्लेस में डिस्टेंस कितनी है? तो dx है, इसलिए अपन यहाँ dx का यूज करेंगे। वेक्टर फॉर्म को हटा दीजिए, F dx cos थीटा, थीटा मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, एक बार और यहां लिख सकते हैं थीटा = 180 डिग्री, सो दैट F इंटू dx cos 180 की वैल्यू -1 होती है, सो दैट यहाँ -1 आ जाएगा। -1 को आगे लिख लीजिए, F इंटू
dx हम किसके इक्वल चल रहे हैं, dw के इक्वल चल रहे हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम f की वैल्यू पुट कर देंगे, समीकरण 1 से f का मान रख दीजिएगा। एकदम सिंपल मैथ से आपको मैथ्स अच्छी तरह से आना चाहिए। फिजिक्स आपको मैं पूरी समझा चुका हूँ, मैथ्स बिल्कुल सिंपल है। और अभी आपको यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी समाकलन की, इंटीग्रेशन भी आपको आना चाहिए, 11th में आपने सीखा हुआ है। तो dw इक्वल टू माइनस f की वैल्यू पुट कर बेटे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, q1 का काम कर रहा है q एंड q नॉट बाई x स्क्वायर एंड आल्सो dx। अब ये बेटा स्मॉल वर्क है, अब इसी को हमें संपूर्ण वर्ग में कन्वर्ट करना है। तो संपूर्ण वर्ग डेफिनेशन क्या है, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य, टोटल वर्ग। अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य। संपूर्ण कार्य कैसे आता है, इसके लिए हमें समाकलन करना पड़ेगा, dw का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कितना होता है dw का इंटीग्रेशन, w होता है। तो आप dw का इंटीग्रेशन w लिख देंगे, बट यहाँ इंटीग्रेशन का साइन आएगा। कहाँ से लाना है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू p, बट डिस्टेंस मेजर करना पड़ती है। तो p की डिस्टेंस कितनी आएगी, r, मींस इन्फिनिटी टू r हो जाएगा। और बाकी क्वांटिटीज को एज इट इज लिख दीजिए, माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q नॉट बाई x स्क्वायर एंड dx। एकदम सिंपल है। अब यहाँ से आपको मैथ्स आना चाहिए। इंटीग्रेशन किसका होगा, ओनली x का होगा, बाकी बाहर आ जाएंगे। w इक्वल टू माइनस q नॉट ऑन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, इंटीग्रेशन करना है इन्फिनिटी टू। अब यहाँ बचेगा क्या बेटा, 1 बाई x स्क्वायर बचेगा। इंटीग्रेशन आपको पता है कैसे करते हैं इसको बेटा, हम रेसिप्रोकल मतलब इसका व्युत्क्रम लिखेंगे, अर्थात पावर माइनस की हो जाएगी। अब इसमें समाकलन का सूत्र मैं अलग से लिख देता हूँ। समाकलन का सूत्र x की पावर n dx। क्या होता है इसका आंसर, पावर में 1 प्लस करते हैं, मतलब आंसर आएगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो ये फार्मूला बेटा यहाँ यूज करेंगे, सो दैट w विल इक्वल टू माइनस q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, इसकी पावर -2, n का काम कौन करेगा, -2, सो दैट आप इसमें 1 प्लस करेंगे -2 में, तो आंसर कितना आएगा, -1 डिवाइडेड बाई -1 एंड लिमिट रखोगे तो इन्फिनिटी टू r। अब ये माइनस से इधर आ जाएगा, दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे और बचेगा क्या, q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और ये जो माइनस में बेटा इसको 1/x लिख लीजिए, इन्फिनिटी टू r। अब हम है ना इसमें लिमिट का यूज करेंगे, लिमिट रखना पड़ेगी आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मींस w इक्वल टू q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। लिमिट कैसे रखते हैं, x के रिप्लेस में अपर लिमिट मींस r हो जाएगा, 1/r माइनस 1 इन्फिनिटी, 1/r माइनस 1 इन्फिनिटी। और सभी बच्चे जानते होंगे 1/अनंत का मान 0 होता है, तो यहाँ 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हटा सकते हैं। q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू r, 1/इन्फिनिटी। आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर कितना होता है, 0 होता है। तो ये बेटा w का मान है। अब विभव का सामान्य सूत्र क्या होता है, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था, विभव का सामान्य सूत्र क्या होता है, विभव v बराबर होता है w/q नॉट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ w की वैल्यू पुट कर देंगे, सो दैट फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। w की वैल्यू पुट करिएगा, q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू r, एंड ऑलवेज डिवाइड में क्या है बेटा, q नॉट, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमेनिंग इज v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k एंड q बाई r। पीछे हम बोल्ट लगा सकते हैं। तो दिस इज द फाइनल आंसर है किसका, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। आप यहाँ से k को हटा सकते हैं, वायु या निर्वात में k का मान 1 रख देंगे। तो जैसे ही आप k का मान 1 रखते हैं तो फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r बोल्ट। ये बेटा
इस तरह से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने सोल्व करना सीख लिया, कैसे इसको सोल्व करेंगे। अब इसमें एमसीक्यू किस तरह से बन सकता है 1 नंबर का, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, सारे इसमें कांस्टेंट आप रिमूव कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। और अगर हम इसकी इंटेंसिटी से कंपैरिजन करें तो इंटेंसिटी में आप लोगों को याद होगा स्क्वायर होता था। तो एमसीक्यू में आपको आ सकता है कि विभव बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, तो आपको इसका ध्यान रखना है, विभव सिर्फ दूरी आएगी जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी का वर्ग होता है। तो बेटे आज के लिए इतना पर्याप्त है और मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तरीके से अध्ययन कर पा रहे होंगे। मेरे द्वारा जो भी आपको स्टडी कराई जा रही है ये भी आप पढ़ें और जितने भी साधन आपके पास पढ़ने के लिए हैं वहाँ से आप अपनी स्टडी को जितना अच्छा कर सकते करें। समय आपके पास बहुत कम है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस अल्प समय में आपके लिए पूरा कोर्स उपलब्ध करवा सकूँ। जय हिंद, जय भारत।